नमस्कार दोस्तों, क्विस्ट फॉर हब में आप सभी का स्वागत है। मैं चंद्रशेखर आप सभी को स्वागत करता हूं इस चैनल में। चलिए, यह साइंस स्पेशल क्लास है जो सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए, चाहे CGL, SSC, कोई सभी एग्ज़ाम हो, सुपर टेट, रेलवे, बैंकिंग, सभी के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होगी। अतः इस क्लास में हम चैप्टर बाई चैप्टर, टॉपिक बाई टॉपिक प्रश्नों को हल करते जाएंगे तथा उनके बारे में अध्ययन करते जाएंगे। इसमें सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं ह्यूमन सेल्स। इसके बारे में ह्यूमन सेल्स और उसके अंदर जो DNA होते हैं उनके बारे में। सबसे पहले देखते हैं कोशिका। ह्यूमन सेल्स माने होती है कोशिका, सेल्स माने कोशिका। तो पहले देखते हैं कोशिका। तो कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक होता है बनना, संरचना कहते हैं संरचना। जैसे मकान बनने के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है, तो ईंटों की एक निश्चित आकृति होती है, उसमें मिलकर के अंक मकान बनता है और वो निश्चित कार्य होता है। ईंटों का नहीं होता, निश्चित कार्य होता है, वही क्रियात्मक होती है। इसी प्रकार शरीर के निर्माण के लिए कोशिकाएं होती हैं। तो कोशिका को ईंट से कंपेयर करें तो कोशिका मिलकर के एक कोशिका से धीरे धीरे कोशिका मिलकर के क्या करती हैं, शरीर का निर्माण करती हैं। अब सभी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं देखने में, इसलिए उसकी संरचना में समान होती हैं और उनका कार्य भी समान होता है, इसलिए क्रियात्मक में भी समान। तो जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से समान होती हैं वो होती है कोशिका। इसलिए कहा गया है कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें अनेक प्रकार के अंग होते हैं। क्या अंग? कोशिका के अंदर। अभी हम आगे बताएंगे कौन कौन अंग होते हैं। जैसे कहा जाए राइबोसोम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ठीक है, केंद्रक होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट किसमें होता है? पौधों को, प्लांट कोशिका में, पौधों की कोशिका में होती है। हमने बताया था ना पिछली क्लास में, प्लांट कोशिका में होती है। क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या होता है बताया था, प्रकाश संश्लेषण में होता ही है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है, जिससे वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं। ठीक है। तो आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। ये है प्लांट को ह्यूमन कोशिका, मनुष्य की कोशिका। इसको थोड़ी हम जूम आउट करेंगे ताकि पूर्ण रूप से दिखाई दे। ये देखिए, ये है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये है, देखिए, राइबोसोम्स। क्या है? राइबोसोम्स कहाँ है? ये रखे गोल गोल राइबोसोम्स। ये लाइसोसोम है। राइबोसोम्स कहाँ है? राइबोसोम्स ये यहाँ पे देखो, गोल्जी बॉडी ये है। ये क्या है? गोल्जी बॉडी। ये है राइबोसोम्स। क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम्स को कहते हैं प्रोटीन निर्माता। प्रोटीन का निर्माण कहाँ पर होता है? राइबोसोम्स में। याद रखना, प्रोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है राइबोसोम्स की। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, इसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस में क्या होता है, वहाँ पर ईंधन जलाते हैं और एनर्जी निकलती है। इसी का माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, भोजन को उपयोग होता है, दहन होता है, उससे एनर्जी निकलती है ATP के रूप में। जो गोल्जी बॉडी होती है, इसको कहते हैं आत्महत्या की थैली। क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो स्वयं की कोशिका को नष्ट कर देती हैं कुछ समय बाद। ठीक है, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखेंगे। ठीक है। अब हम केंद्रक को देखेंगे। ये केंद्रक है ना, ये देखिए कोशिका में होता है केंद्रक। कहाँ पर? कोशिका के बीच में। ठीक है। तो इस केंद्रक को हम आगे लेंगे, इसके बारे में देखेंगे। ये है केंद्रक। ये क्या है? थोड़ी जूम आउट करेंगे, जूम करेंगे। ये केंद्रक के, ठीक है, केंद्रक में देखिए छोटे छोटे छिद्र हैं, इनको कहते हैं, केंद्रक को इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। इसको इंग्लिश में कहते हैं, छिद्रों को कहते हैं न्यूक्लियोपोर। पोर माने छिद्र। इसलिए जो न्यूक्लियस है, इसलिए जो पदार्थ होता है इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। प्लाज्म मीन्स होता है, प्लाज्म मीन्स पदार्थ, जो भरा रहता है पदार्थ। ठीक है। और क्या कहते हैं, ये होता है न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस, जिसको केंद्रिका कहते हैं। ये केंद्रक है। ये क्या है? केंद्रक। ये केंद्रिका है बीच में नीले नीले कलर की, और ये पदार्थ डला हुआ है इस प्रकार गुंडी से, इसको कहते हैं DNA। क्या कहते हैं? DNA। इसके बारे में हमको गहन अध्ययन करना है। ठीक है। ये सभी कुछ काम सभी एग्जामों में आता है, इसको हमको अध्ययन करना है। ठीक है। तो देखते हैं हम आगे DNA के बारे में। ठीक है। तो चलते हैं। ये देखिए, ये DNA। ये क्या लिखा है? DNA। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है DNA की? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। इसमें राइबो में होता है राइबो शर्करा। ये क्या है? शर्करा में शक्कर जिसको कहते हैं,
शर्करा, ये मीठी होती है इसलिए शर्करा। तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक क्यों कहते हैं? क्यों न्यूक्लियस के अंदर होता है, केंद्रक, न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक, ठीक है, इसलिए न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। आगे देखिए, ये है डीएनए। क्या है डीएनए? जो डीएनए का व्यास ये होता है, चौड़ाई होती है, ये व्यास होता है, ये कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉन। इनको याद रखेंगे हम। क्या है? 20 एंगस्ट्रॉन होती है। क्या है? 20 एंगस्ट्रॉन। एक के ऊपर बिंदी होती है तो इसको एंगस्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। ये 20 एंगस्ट्रॉन। और ये देखेंगे इसमें 4 नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। कितने नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं? 4। एडिनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। यहाँ पे जहाँ पे ए लिखा है वहाँ ए ना होकर के ई है चारों में, याद रखना। क्या है? ई। एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। ये प्रिंट गलत हो गया है, ठीक है। एडिनिन, ग्वानिन, ADENINE, थाइमिन, थाइमिन लिखना था यहाँ पे, ठीक है। ग्वानिन और साइटोसिन आगे हम टाइप कर देंगे, समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है? चारों के चारे नाइट्रोजनी क्षारक हैं। क्या है? याद रखेंगे, नाइट्रोजनी क्षारक। ये नोट कर लेंगे, पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट। तो जो याद रखना, एडिनिन होता है वो हमेशा थाइमिन से जुड़ता है, इतना याद रखना, हिंदी में लिख लीजिएगा। एडिनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ता है, ग्वानिन साइटोसिन से। अभी सिर्फ हमको इतना याद रखना है। जो चक्र होते हैं डीएनए में, कितने स्ट्रैंड होते हैं? 2 होती है। एक जे स्ट्रैंड है, ये 2। और याद रखना, ये एक दूसरे के साथ पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो इनकी जो एक चक्र की दूरी होती है या लंबाई होती है, इसको पूछा जाता है। तो जैसे सपोज दैट इस चक्र से लेंगे, यहाँ से लेकर के जे एक चक्र हो गया, इसकी निश्चित दूरी होती है 34 एंगस्ट्रॉन। कितनी होती है? 34। एक के ऊपर बिंदी होती है, इसको एंगस्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। 34 एंगस्ट्रॉन होती है इसकी दूरी, ठीक है। और 2 नाइट्रोजनी बेस, ये तो एक चक्कर है। नाइट्रोजनी बेस हमने बताया था, ये एक नाइट्रोजनी बेस, ये इस प्रकार से एक चक्कर में 10 नाइट्रोजनी बेस होते हैं। कितने होते हैं? इस प्रकार से इस चक्कर के अंदर 10 नाइट्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार 10 होते हैं। इन 10 के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉन। और 2 नाइट्रोजनी बेस की दूरी, एक जैसे ये है, एक ये है, इनके बीच की दूरी देखिए, हम यहाँ पे थोड़ी कर दें, अब आएगा समझ में, ठीक है। इनकी ये नाइट्रोजन बेस, इनके बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉन। कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉन। और एक चक्कर के बीच की दूरी कितनी बताई थी? 34 एंगस्ट्रॉन, ठीक। कैसे आया पता चला ना ये, कि इसमें 10 बताए, 10 है ना ये, इसके एक चक्र के अंदर 10 एंगस्ट्रॉन 10 नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। और 10 नाइट्रोजनी क्षारक होती है तो इसके बीच की दूरी 34 है। और यदि 2 नाइट्रोजनी बेस के बीच की दूरी कहा जाए तो 10 का भाग दे देंगे 34 में, तो 3.4 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। इसका व्यास कितना बताया था? 20 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। और एडिनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ेगा, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ेगा। इतना हमको चित्र से समझना था, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे चलेंगे थोड़ी, अब हम इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हमने बताया था एडिनिन, ए मतलब एडिनिन हमेशा जुड़ेगा थाइमिन से, और इसके बीच में बंध कितने होते हैं? 2। ग्वानिन हमेशा जुड़ेगा साइटोसिन से, सी मतलब साइटोसिन, ठीक है। ये होंगे 3, ADENINE, एडिनिन, GUANINE, लिखते जाएंगे साथ में, ग्वानिन, CYTO, साइटोसिन, साइटोसिन, और थाइमिन। स्पेलिंग इनको लिख लेंगे, वहाँ पे हिंदी में लिख लीजिएगा, नहीं तो THY THYMINE, थाइमिन। इनको नोट डाउन कर लेंगे। एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये ACTG, ये 4 नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, ठीक है। नोट डाउन स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे देखिएगा, तो जो एडिनिन हमने बताया था, एडिनिन हमेशा किससे जुड़ता है? थाइमिन से, वो भी डबल बॉन्ड से, ठीक है। और ग्वानिन हमेशा किससे जुड़ता है? साइटोसिन से। अब थोड़ी वहीं पीछे चलेंगे, चित्र को थोड़ी अच्छे से समझेंगे, ये है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यदि इसे यहाँ पर, यदि सपोज दैट ये है, यहाँ पे एडिनिन है, तो इस पर क्या होगा? इस और यहाँ पर थाइमिन होता है, इसके बीच में कितने बंद होंगे? 2। आया समझ में? अब जैसे ये थाइमिन है तो यहाँ पर क्या होगा? एडिनिन, इसके बंद में कितने होंगे? 2, ठीक है, जुड़ा होगा। जैसे ये ग्वानिन है तो इसकी ग्वानिन के जस्ट इस और क्या होगा? साइटोसिन, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर उल्टा टाइप हो गया। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा, देखिएगा, एडिनिन है, यहाँ पर क्या होगा? थाइमिन। यहाँ पर थाइमिन है तो क्या? एडिनिन, डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड,
ये ग्वानिन है तो क्या होगा साइटोसिन, कितने 1 2 ट्रिपल बॉन्ड होंगे इनके बीच में, साइटोसिन है तो यहाँ पर क्या होगा ग्वानिन होगा, क्या होगा ग्वानिन, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होंगे। ठीक है, इस प्रकार से इस पर श्रृंखला बन जाएगी। ठीक है, ऐसे जुड़ते हैं जी, ये स्ट्रैंड होते हैं ना, ये 2 स्ट्रैंड एक दूसरे से जुड़े नहीं होते, किन के थोड़े जुड़े होते, इनमें नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, इसमें नाइट्रोजनी क्षारक, ये बंधों के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, इस प्रकार संरचना होती है। अब इन नाइट्रोजनी क्षारकों का क्या होता है, देखिए जब किसी का रेप केस हो जाता है या किसी माता पिता के बच्चों को पहचाना जाता है तो तुमने डीएनए फिंगरप्रिंट नाम सुना होगा, उसमें क्या करते हैं कि नाइट्रोजनी क्षारकों का क्रम ज्ञात किया जाता है। सपोज दैट एक का नाइट्रोजनी क्षारकों का क्रम इस प्रकार से आया और दूसरे का माता पिता बच्चे का ये है, यदि इनका एक जैसा क्रम मिलेगा तो पता चल जाएगा कि ये उन्हीं का बच्चा है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस प्रकार से डीएनए का हम पता है। अब उनका देखिए ये मॉडल है ना, ये जिस चित्र दिया था इसको कहते हैं डीएनए का, ये डीएनए है ना, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, DAUBLE डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, ये डबल हेलिक्स मॉडल है। ठीक है, जी किसने दिया था, वाटसन एवं क्रिक ने, उनकी आगे हम पीछे तस्वीर दिखा रहे थे वही है, उन्होंने दिया था ये डीएनए का मॉडल, ये बनाया था। ठीक है, और ये डीएनए कौन सा है, BDNA, कौन सा है BDNA। अभी तुमने देखा था ये अभी हुआ था ना, टेट का ये पेपर हुआ था, अभी टेट का पेपर हुआ था तो इसमें आया था क्वेश्चन अभी कि मतलब सामान्यतः कोशिका में कौन सा डीएनए पाया जाता है, तो BDNA होता है। तो वो यहीं से था कि जो BDNA की खोज करी थी सबसे पहले उन पर अध्ययन किया था वाटसन एवं क्रिक ने, मॉडल दिया था वो BDNA पर। कौन सा डीएनए, कौन सा डीएनए है BDNA, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो बनाया है वो किस प्रकार का डीएनए है, तो BDNA, ZDNA भी होता है, ADNA भी होता है, BDNA भी होता है। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे आगे। ये देखिए ये है वाटसन एवं क्रिक, ये कौन है, इन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, बनाया था, इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए थोड़ी, हमने बताया डीएनए कहाँ पर होता है, केंद्रक में, केंद्रक कहाँ होता है, कोशिका। तो जो केंद्रक होता है उसका काम क्या होता है, इसको इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। जो केंद्रक होता है इसका कार्य क्या होता है, कोशिका के सभी अंगों का नियंत्रण करना। हमने बताया राइबोसोम्स हो गया, गोल्जी बॉडी, केंद्रक, और इसके अलावा राइबोसोम्स और बहुत सारे अंग थे वहाँ पे, हमने बताया इंपॉर्टेंट बता दिए थे। उन सभी को कंट्रोल करता है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको इतना चीज़ पे निकालनी है, इतना भोजन जलाना है, ठीक है, इतना प्रोटीन निर्माण करना है। इन सभी का कार्य कौन करेगा, कंट्रोल कौन करेगा, न्यूक्लियस। ठीक है, माता पिता के लक्षणों को संतानों में पहुँचाना, ये हमने बताया ना कि डीएनए में नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, उनसे पिता माता की पहचान की जाती है। तो उसमें क्यों पहचान, उसमें नाइट्रोजनी क्षारकों का क्रम ज्ञान रह जाता, तो उसमें उन्हीं में माता पिता के लक्षण होते हैं, वो संतानों में पहुँचती तभी तो मिलते हैं आपस में। तो माता पिता की संतानों से पहचान होती है इनके द्वारा। ठीक है, अब डीएनए से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, एक प्रश्न को हम आज कराएंगे तो आपको सभी प्रश्नों को बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, अब इससे हम प्रैक्टिस आप घर पे करना, या क्वेश्चन मिल जाए तो करना, नहीं तो हम 1 2 क्वेश्चन फिर कल का दे देंगे बाद में, हम होम के लिए आज हमने टाइप नहीं की, इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। कहा एक डीएनए दिया गया है, ये क्वेश्चन आते हैं, एक डीएनए है जिसमें एडेनिन की मात्रा, हमने बताया 4 होती है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन बताया था। एडेनिन हमेशा थाइमिन से डबल बॉन्ड से, साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड से, याद रखना, ये पूछते हैं कभी कभी कई बार एग्जाम में। तो ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे कि एडेनिन की मात्रा की 20% दी गई है, तो एडेनिन कितना है 20%, याद रखेंगे कितना दिया है 20%। कहा साइटोसिन ग्वानिन और थाइमिन का प्रतिशत बताइए। अब इसको हल करते हैं, कैसे करना है इसको दिमाग में रखना, थोड़ी हम पेज नेक्स्ट लाते हैं, एडेनिन की मात्रा थोड़ी अच्छे से लिखते हैं। देखिए अब देखिएगा यहाँ पे देख लीजिए एडेनिन की मात्रा कितनी दी गई है 20% दी गई है। अब हमको पता है एडेनिन हमेशा किससे जुड़ता है, थाइमिन से, तो एडेनिन की जब 20% मात्रा है तो थाइमिन की भी 20% होगी, तो एडेनिन कितनी होगी 20%, तो थाइमिन की कितनी हो गई 20%, तो टोटल कितनी हो गई 40%, टोटल कितनी हो गई 40%, तो यहीं पर खर्च हो गई। ठीक है, यहाँ पर 40% यहीं पर खर्च हो गई। ठीक, अब देखिएगा 40% यहाँ पर खर्च हो गई, तो अब बचा क्या, ग्वानिन और साइटोसिन, तो बचा 40% तो खर्च हो गया, क्योंकि 20% जो 20% 40, तो ग्वानिन, अब बचा 60% को 2 भागों में बांटेंगे, तो 30% ये होगा ग्वानिन और 30% क्या होगा साइटोसिन। अब किसी का भी मानता है, अब किसी का भी आ सकता है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाए, एक क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाए, कहा जाए कि साइटोसिन की मात्रा दी गई है
10%। ठीक है, तो थाइमिन की मात्रा बताइए, किसकी? थाइमिन की। तो हमको पता है कि साइटोसिन से हमेशा ग्वानिन जुड़ता है, तो साइटोसिन की 10% है, तो क्या ग्वानिन की क्या हो जाएगी? 10%। कितने है? 10%। तो 10-10-20% तो टोटल यहाँ पे हो गया। तो 100%, हर चीज़ 100% होती है, तो ये 20% घटा देंगे, टोटल हो गया 10%, ये 10%, ये दोनों मिलकर हो गई 20%। तो 100 में से 20% घटाएं, क्योंकि हर चीज़ 100% होती है, तो 100 में से जब 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 80। क्या बचेगा? 80%। अब जी 80% है, 80% को थाइमिन और थाइमिन किससे जोड़ता है? एडिनिन। थाइमिन और एडिनिन में बांट देंगे, तो 80% को 2 में बांटेंगे तो क्या होगा? 40-40। इस प्रकार से 40% किसकी होगी? थाइमिन, और 40% क्या होगा? एडिनिन। अब हमको उम्मीद है कि इस प्रकार के प्रश्नों को आप हल कर लेंगे, और ये बेहद आसान प्रश्न हैं। यदि इसको थोड़ी आपने अच्छे से समझ लिया होगा तो आपको ये अच्छे से बनने लगे होंगे। ठीक है, तो आज को हमने इतना ही, आज हम इतने ही लाए थे आपको कोशिका और उससे संबंधित डीएनए और उस केंद्रक के बारे में बताने के लिए। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से अध्ययन करेंगे और अपनी प्रिपरेशन करेंगे, और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह एक ऐसी क्लास है, मास्टर क्लास है, जो संभवतः सभी प्रकार के एग्जामों में मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। और अपनी प्रिपरेशन को तैयार रखिए। ये लॉकडाउन का समय है, अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। अपने बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको जागरूक करिए, क्योंकि आप जागरूक नागरिक हैं, और तो आपका ये जिम्मेदारी बनती है आपका ये कि आप उनको समझाएं कि आप घर पर ही रहें और लॉकडाउन का पालन करें, और स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, और अपने आप को जागरूक नागरिक बनाएं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।